हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, ये आज का जो हम 100 रूल कवर करने वाले हैं, ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपने ये 100 रूल कवर कर लिए ना, ठीक है, तो आपके ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन 100 रूल के अंडर में ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे रूल पता भी होंगे और वैसे बहुत सारे रूल होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कंप्लीट पूरा देखना है। जो रूल आपको पता होंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पता हो जाएगा तो उसके आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारा जो टाइटल है इसका क्या है, 100 यहाँ पर है हमारा 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसी के अंडर जितने भी हमारे सेंटेंस बनते हैं सभी ने, जो हमारे 100 गोल्डन रूल होते हैं उसी के अंडर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला रूल है वो कह रहा है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट बाई एंड। यहाँ पर देखिए, अगर दो या दो से ज़्यादा हमारे कोई भी सब्जेक्ट जो है कनेक्ट हो रहे हैं किससे, एंड से, यूजली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। तो कैसी फॉर्म वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हरी एंड राम इज हेयर। तो यहाँ पर देखिए इज लगा दिया गया है, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट यानी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़े होंगे एंड से, तो हमारी वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज, तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर नीचे वाला हमारा सेंटेंस कैसा है, हमारा करेक्ट है, हरी एंड राम आर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नीचे वाला करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये तो कॉमन है, आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो आपको नहीं पता होंगे। तो देखिए, दूसरा हमारा क्या रूल है, यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो नाउन एक ही चीज़ को, एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे जो हमारा पहला सेंटेंस में इसमें लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल आ रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है। तो यानी जब दोनों एक ही नाउन हैं, तो यहाँ पर दोनों ही एक ही बंदे हैं, तो यहाँ पर वर्ब जो होनी चाहिए तो प्लूरल होनी चाहिए थी। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक ही बंदे हैं या अलग-अलग हैं? जब भी देखिए, जब भी ये जो आर्टिकल है आपका, जब पहले वाले नाउन के पहले लगा हो और दूसरे वाले नाउन के पहले ना लगा हो, तो समझ लीजिएगा कि ये वाला बंदा ही ये वाला है। यदि आर्टिकल हमारा दोनों नाउन के बाद पहले लगा है, तो समझ लीजिएगा कि दोनों बंदे अलग अलग हैं, दोनों बंदों की अलग अलग बात की जा रही है। तब यहाँ पर हमारा कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। यदि आर्टिकल पहले वाले के पहले लगा हुआ है और दूसरे वाले के पहले नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये सोच लीजिएगा कि दोनों बंदे एक ही हैं। तो यहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी कह रहा है कि हियर द सेम पर्सन इज ए सेक्रेटरी एज वेल एज प्रिंसिपल। तो यानी दोनों बंदे एक ही हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर तीसरा हमारा जो रूल है वो कह रहा है कि इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी। यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके पहले क्या लगा हो, ईच लगा हो, एवरी लगा हो, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। तो वर्ब यहाँ पर क्या रहेगी, आपकी सिंगुलर ही रहेगी। यानी आपके सब्जेक्ट के पहले ईच लगा हो, एवरी लगा हो, तो आपकी जो वर्ब है वो कैसे रहने वाली है, वो आपकी सिंगुलर रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, नाउन से पहले यानी गर्ल्स, यानी बॉय से पहले और गर्ल से पहले क्या लगा हुआ है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, यदि ईच लगा है, एवरी लगा है, तो यहाँ पर आपकी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा सेंटेंस ये नीचे वाला हो जाएगा। यहाँ पर हमें एवरी एंड जो ईच है उसके साथ हमें सिंगुलर ही वर्ब लगानी है, और सिंगुलर ही उसके बाद जो भी पजेसिव प्रोनाउन आए या फिर पजेसिव एडजेक्टिव आए वो भी आपका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, आप आई थिंक ये आपको क्लियर रहा होगा। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रूल ये भी है कि 4 नंबर कह रहा है कि टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई और। देखिए, और से यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या दो से सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे और से जुड़े हों, नॉर से जुड़े हों, आइदर से जुड़े हों, या फिर और से, नाइदर से, या फिर नॉर से। ठीक है, यानी और, नॉर, या फिर आइदर और, नाइदर और से जुड़े हों, टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। तो ये वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। वो कैसे, अब देखिएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर
जो हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है कि नाइदर ही नॉर आई वर देयर। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि नाइदर ही नॉर आई वर देयर। वो कह रहा है कि ना ही मैं और ना ही वो कह रहा है कि ना ही वह और ना ही मैं वहाँ पर था। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब कैसी है, यहाँ पर ये प्लुरल कर दी गई है, तो ये नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। नाइदर ही नॉर आई वाज देयर, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे क्या दे रहा है, 5 नंबर रूल में कह रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई और नॉर ऑफ डिफरेंट नंबर। वो कह रहा है कि जब आपके सब्जेक्ट और या फिर नॉर से जुड़े हों और डिफरेंट नंबर्स हों, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। और वो किसके हिसाब से आएगी, जो सब्जेक्ट यानी जो नॉर या फिर और होता है उसके नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। यहाँ पर कह रहा है कि एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वही हमारे वर्ब के पास में रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे लिखा हुआ नाइदर असिस्टेंट मास्टर्स। वो कह रहा है कि नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नार द हेड मास्टर्स वाज प्रेजेंट। यहाँ पर देखना है, कह रहा है कि ये देखिए कह रहा है कि नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर्स वाज प्रेजेंट। वो कह रहे हैं ना तो जो असिस्टेंट थे मास्टर के और ना ही जो हेड मास्टर था वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, तो जो हमारा जो करेक्ट होगा, तो यहाँ पर वर होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर हेड मास्टर्स नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स। यानी यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या बताया था कि जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के पास में रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्लूरल था वो हमने कहाँ रखा, वर्ब के पास रखा। तो यहाँ पर इसके जो वर्ब आई है वो किसके हिसाब से आई है, मास्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारा, इसीलिए मास्टर क्या है, प्लूरल है, और तभी हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसा हमारा बनेगा, नाइदर द हेड मास्टर्स नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो 6 नंबर हमारा रूल है, कह रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई आर नॉर आर डिफरेंट पर्सन। कह रहा है कि जो जब हमारे सब्जेक्ट और से जुड़े हों, नॉर से जुड़े हों और डिफरेंट पर्सन्स हों, द वर्ब एग्री इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। तो यानी जो हमारी वर्ब होगी वो कैसे मैच खाएगी, जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट हमारा होगा उससे हमारी वर्ब आएगी। अभी हमने ऊपर बताया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नाइदर ही सॉरी आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वर्ब होगी, यानी जब आर या फिर नॉर से हमारे सब्जेक्ट जुड़े हों, तो और अलग-अलग डिफरेंट पर्सन हों, तो हमारी जो वर्ब होगी वो किससे आएगी, जो नज़दीक वाला हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि नाइदर ही और आई इज मिस्टेकन। तो यानी यहाँ पर देखिए ही तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन और के नज़दीक हमारा सब्जेक्ट कौन सा, आई है। और आई तो अपने बाद इज नहीं लेता है, आई क्या लेता है, आई तो अपने बाद एम लेता है। तो यहाँ पर हमारा एम होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर एम लगा हुआ है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए जो हमारा सेंटेंस, जो 7 नंबर हमारा जो रूल है, ठीक है। तो 7 नंबर में बात कर रहा है, कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ याद रखिएगा कि जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। यानी जब उनका कलेक्शन एक ही में संपूर्ण की बात की जाए। कलेक्टिव नाउन वैसे अलग अलग हो सकते हैं, उनको हम प्लुरल भी बोल सकते हैं, लेकिन जब एक ही चीज़ की बात की जाए, मुष्ट धनराशि की बात की जाए, तो वहाँ पर वो कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ। और ये प्लूरल वर्ब जब लेंगे, जब इनको एक प्लूरल की तरह इनको हम इंडिविजुअली तरीके से गिनेंगे, या फिर उनके हम प्लूरल तरीके से अलग अलग उनकी बात करेंगे। ठीक है। आप एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है द काउंसिल। देखिए काउंसिल क्या है, काउंसिल ऐसी होती है, अलग अलग बंदों से ही बनती है। ठीक है। और क्या होती है, कलेक्शन से बनती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस, यहाँ पे जी काउंसिल की एक पूरी काउंसिल बनती है, किसी की संस्था बनती है, उसने क्या चूज किया, उसने प्रेसिडेंट को चूज किया। ठीक है। किसी का मत अलग अलग नहीं है। ठीक है। किसी का मत अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर हमारी काउंसिल क्या हो गई, एक हो गई। तब एक हो गई, तब हम यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर लग गई है। तो ये करेक्ट बिल्कुल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। अब यहाँ पर देखिए मिलिट्री में अलग अलग बंदे होते हैं। ठीक है। मिलिट्री में कैसे होते हैं, अलग अलग बंदे होते हैं, और उनको कैसा किया गया, सभी को बुलाया गया अलग अलग तरीके से। ठीक है। उनको बुलाया गया। ठीक है। तो क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से उनको अलग अलग से बुलाया गया। तब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बर लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग हो बुलाया तो क्या होगी, अलग अलग हो गई चीज़ पूरी। ठीक है।
तो यहाँ पर एक की बात नहीं की जा रही, सबको अलग-अलग बुलाया गया मिलिट्री को, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो 8 नंबर रूल है, यहाँ पर क्या है कि सम नाउन्स व्हिच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, फॉर्म में फॉर्म में तो सिमिलर होते हैं, ठीक है? लेकिन वो कैसे लेते हैं, बट इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब, लेकिन मीनिंग मीनिंग के हिसाब से वो कैसे लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। याद रखिएगा, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको कैसे लगेंगे, सिंगुलर, लेकिन मीनिंग में कैसे होंगे, वो प्लूरल होंगे और प्लूरल ही वर्ब लेंगे। अब देख लेते हैं उनको एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स आर ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। अब देखिए, जो मैथमेटिक है, अब मैथमेटिक क्या एक सब्जेक्ट है, ठीक है? और जब उसकी मैथमेटिक के सब्जेक्ट की बात की जा रही है, जब भी आपको किसी एक सब्जेक्ट की बात की जाए, ठीक है, उसके आगे एस लगा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम मैथमेटिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स जब हम लिखते हैं, ठीक है, इसके आगे भी हमारा क्या लगता है, एस लगता है, स्टैटिक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके आगे हमारे एस लगता है, लेकिन वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम उनको गिनते किस में हैं, उनको हम सिंगुलर में ही गिनते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, यानी कि आर ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक ब्रांच है ये किसकी, मैथमेटिक का डिपार्टमेंट होता है, हर स्कूल में एक डिपार्टमेंट होता है किसका, मैथमेटिक का। तो वो मैथमेटिक का डिपार्टमेंट एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर इज लगा है, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है 9 नंबर में कह रहा है कि वर्ड ज्वाइंट अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद टुगेदर। यहाँ पर किससे जुड़े होंगे, विद से जुड़े होंगे, टुगेदर विद से जुड़े होंगे, इन एडिशन टू से जुड़े होंगे, आर से जुड़े होंगे, एज वेल एज से जुड़े होंगे, एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। आर पैरेंथेटिकल, यानी पैरेंथेटिकल यानी आपके जैसे कि ब्रैकेट से जुड़े भी हों, एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। तो इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किससे, आपके वर्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द चीफ विद ऑल हिज मैन वर वाज मैसाक्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं कि आपको बताया गया है कि जब भी आपका कोई भी एक सिंगुलर नाउन हो और वो किससे जुड़े हों, जैसे अभी ऊपर बताया गया है कि आपके कुछ ऐसे जैसे हों, विद हो, टुगेदर विद हो, इन एडिशन टू हो, आर हो, एज वेल एज हो, ठीक है, इनसे जुड़े हों या फिर पैरेंथेटिकल हों, तो आपके वो हमेशा कैसे होंगे, वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। वर्ब का मतलब ये है कि जो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लेंगे, यानी इन वर्ड के लास्ट में, इन वर्ड के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके हिसाब से आएगी, जो इनसे पहले वाला सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कह रहा है, यहाँ पर देखिए द चीफ विद ऑल हिज मैन, यानी विद से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैन कैसे हैं, प्लूरल है, ठीक है, लेकिन चीफ कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब जो हमारी आनी चाहिए, तो वो हमारे चीफ के हिसाब से आनी चाहिए थे, ठीक है, यहाँ पर चीफ के हिसाब से आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने किसके हिसाब से लगा दी, मैन के हिसाब से लगा दी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर वाज की जगह पर क्या होना चाहिए था, यानी द चीफ के हिसाब से यानी वाज होनी चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द चीफ विद ऑल हिज मैन वाज मैसाक्रेड, ठीक ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ये वाला वाज वाला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इन वर्ड से जब भी आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो आपकी वर्ब जो है पहले वाले के हिसाब से आएगी, यानी इनके बाद वाले के हिसाब से नहीं आएगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर है, कह रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन आर should be taken to see that the verb agree in number and person with the antecedent of the verb relative। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बात, क्या कह रहे हैं देखिए, ये कह रहा है कि जब सब्जेक्ट आपका, ठीक है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जब आपका जो सब्जेक्ट है वर्ब का, और वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो, ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन भी ले रहा हो, तो उसके जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके बाद जो वर्ब आएगी ना, किसके, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होगा ना, उसके हिसाब से ही वो वर्ब लगेगी। जैसे यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक एंटी मतलब एक और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, और यहाँ पर आपकी वर्ब आनी है। तो जो वर्ब आएगी यहाँ पर, ठीक है, वो किसके हिसाब से आएगी, इसके हिसाब से आएगी। तो यानी इसके हिसाब से आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आई हुज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं जो तुम्हारा क्या हूँ, फ्रेंड हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका जो हु का एंटीसीडेंट कौन है, आई है ना, आई। तो यहाँ पर ये इज कैसे आ गया, ये इज नहीं लगेगा ना भाई। तो आई यानी जो वर्ब है वो किसके हिसाब से, आई के हिसाब से आई है। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था। अब देखिए आई का जो हमारा, इसका अगर हम बात करें, इसकी जो आई का जो हमारा प्रेडिकेट है वो यहाँ से इज योर फ्रेंड से शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है। अब जो हु का सब जो वर्ब है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी यू विल से स्टार्ट होगा, तो हु विल गार्ड यू योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हु के लिए जो हमारी वर्ब है वो विल है, और आई की जो वर्ब है यहाँ पर इज के की जगह पर हमारा एम होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए, आई हु हु एम योर फ्रेंड्स विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड कह रहा है कि यूज ऑफ पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स, यानी देखिए पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। यानी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक तो हो ही जाती है। तब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आस्क, एबव, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच एटसेट्रा आर फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी टू। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए, ये कह रहा है कि जब भी आपकी ये वर्ब ऐसे जुड़ी इतनी हो, ठीक है, और वो फॉलो कर रही हो किसको, ऑब्जेक्ट के जरिए आपकी फॉलो कर रही हो, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टू प्लस बी टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो होगा वो किससे हमारा जुड़ा होगा, यानी हमारा सब्जेक्ट होगा अगर बी, उसके पहले बी टू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि ही एडवाइज टू डू इट बाई मी, यानी वो क्या कह रहा है कि उसने एडवाइज दी, उसने मुझे एडवाइस दी क्या करने के लिए, या मुझे देने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, वो कह रहा है कि जो बी टू है ना वो क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। यानी बी टू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी टू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, टू इन्फिनेटिव आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ही एडवाइज, तो यहाँ पर वर्ब हमारी बी टू है, बी टू है, तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा बी टू के बाद आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो टू इन्फिनेटिव आ गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट सही होगा वो क्या होगा, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइस दी किसके करने के, क्या करने की, टू डू इट, यह करने के लिए। तो करेक्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बट इफ देयर इज यूज इन पैसिव वॉइस, लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में यूज किया जाए, देन दे आर फॉलोड बाई टू प्लस बी। तो यहाँ पर ये किसके हिसाब से यूज किया जाएंगे, टू प्लस बी के हिसाब से। अब एग्जाम्पल हमारा क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि सी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, यानी क्या किया गया, यानी उसको परमिटेड किया गया जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्या है, यानी पैसिव वॉइस है, तो यानी डायरेक्ट हमारा क्या है, बी फॉर्म लगा दी गई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हमने टू इन्फिनेटिव लगा दिया, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्टिव वॉइस है तो उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा तो वो हमारा किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद हमारा टू इन्फिनेटिव लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर रहा होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 12 नंबर रूल है, कह रहा है कि नो इज फॉलोड, नॉन इज फॉलोड बाई हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इंडिफिनिट। वो कह रहा है कि जो नाउन है, सॉरी नो है, वो फॉलो किया जाता है हाउ से, वेयर से, व्हेन से, व्हाई से एंड इन्फिनेटिव से। अब यहाँ पर कैसे, अगर आपसे कुछ आप उसके अंदर जैसे कि आपको कोई भी वर्ड सेंटेंस बनाना चाहते हो, कहते हो हम, मैं जानता हूँ कि ऐसा है, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो तो ये नो के बाद आपको ये वाले वर्ड क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे,
कह रहा है कि आई नो टू राइट अ लेटर, मैं जानता हूँ एक पत्र लिखना। भाई गलत है, वो ये बोलना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नो के बाद देखिए डायरेक्ट टू इन्फिनेटिव नहीं आता है, नो के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आता है, याद रखिएगा कि नो के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आता है। उसके यानी जो नो है उसके बाद में कोई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा होगा, जैसे यहाँ पर लगे हैं, फिर इन्फिनेटिव लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड हाउ लगा हुआ है, उसके बाद टू राइट यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा हुआ है, तो करेक्ट सेंटेंस ये हमारा हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है, तो फ्रेंड अगर जैसे कि मैं बहुत ही अच्छा ये इम्पोर्टेंट वीडियो कवर कर रहा हूँ आपके लिए, तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कम से कम एक बंदे को ज़रूर शेयर करें जिसे आप बहुत अपना करीबी मानते हो, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी कोई भी गलती नहीं होने वाली है, आपकी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा 13 नंबर रूल है, इसमें क्या कह रहा है कि आफ्टर लेट, यहाँ पर याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है ये, आफ्टर लेट बीड बीहोल्ड वॉच सी फील मेक एटसेट्रा, कौन सी वर्ब है, लेट है, बिड है, बीहोल्ड है, वॉच है, सी है, फील है, मेक है, बहुत और भी सारी वर्ब हो सकती हैं। बी यूज वेयर इन्फिनेटिव एंड नॉट टू इन्फिनेटिव। देखिए क्या कह रहा है कि अगर ये वाली वर्ब है आपकी, तो एक्टिव सेंटेंस में, यानी क्या कह रहा है, एक्टिव सेंटेंस में हम वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। मतलब वेयर इन्फिनेटिव का मतलब उसमें टू नहीं लगा होगा, खाली यानी टू के बिना हमारी कैसी लगी होगी, बी1 लिखी होगी, इससे पहले टू नहीं लिखा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई हियर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल टाइम्स, गलत है भाई। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए लेट विड बिहोल्ड वॉच सी फील मेक एटसेट्रा, और हियर भी है, ठीक है। इसमें हेयर नहीं दी गई है, हियर भी वर्ब है। इनके बाद हम क्या करते हैं, इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर टू लग गया तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर क्या करना चाहिए था, टू नहीं लगाना चाहिए था। तो देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए आई हियर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल टाइम्स, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, ये वाला गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम इनका, अब देखिए आगे, लेकिन जब हम इनका कैसा बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, पैसिव बनाते हैं, तब ये अपने बाद टू लेते हैं, ठीक है। ये अपने बाद टू लेते हैं, किसको छोड़ के, लेट को छोड़कर, बाकी सब अपने बाद क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमारा जो है, रूल नंबर है 14 नंबर, क्या कह रहा है कि वेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जितने भी आप याद रखिएगा, जितने भी आपके मॉडल वर्ब हैं, ठीक है, 13 मॉडल वर्ब आपके होते हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, बिल है, वुड है, मस्ट है, डेयर है, नॉट है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लेते हैं, अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, मतलब विथआउट टू, ठीक है, विथआउट टू के ये हमारे क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं, वर्बाती इनके बाद, यानी कैन कुड मे माइट के बाद कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है। क्या नहीं आता है, टू नहीं आता है, जब ये क्या होंगे, हमारे मॉडल वर्ब की तरह से यूज किया जाएगा, इनके बाद कभी भी टू नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगी, बी1 आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखिए नीड वैसे हमारी एक क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर नीड हमारी जब मेन वर्ब होगी ना, जब ये मेन वर्ब की तरीके से यूज की जाएगी तब यूज करेंगे टू, लेकिन जब ये हमारी मॉडल की तरह यूज की जाएगी, मॉडल एक्चुअली वर्ब की तरह यूज की जाएगी, तब इसके बाद नॉट टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉट के बाद नॉट लगा हुआ है, ठीक है, नीड के बाद नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये डज या डू या फिर डिड की जगह पर नीड लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए नीड के बाद नॉट और टू यहाँ पर लगा दिया, तो ये गलत हो गया। भैया ये तो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है ना, तो टू नहीं लगेगा, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नॉट वर्क हार्ड होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू नीड नॉट वर्क हार्ड, तो करेक्ट सेंटेंस ये हमारा हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। याद रखिएगा कि नीड है, डेयर है, ये दोनों हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से भी यूज की जाती हैं और हमारी मेन वर्ब की तरीके से यूज की जाती हैं। जब मेन वर्ब की तरीके से यूज की जाएंगी तब ये अपने बाद टू लेंगी, और जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज की जाएंगी तब टू अपने बाद नहीं लेंगी, इतना याद रखना है बस, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर रूल नंबर है, ये कह रहा है कि हैड बेटर, हैड रादर, हैड एज सून, एज, हैड सूनर, एटसेट्रा आर फॉलोड बाय वेयर इन्फिनेटिव। क्या कह रहा है कि जब आपका हैड बेटर हो, हैड रादर हो, हैड एज सून एज हो,
हेड सोनर हो, तो ये किससे आते हैं, बेयर इन्फिनेटिव आते हैं। बेयर इन्फिनेटिव बता चुके हैं कि बिना टू के क्या लगी होगी, बी वन लगी होगी, ठीक है, तो यानी टू नहीं होगा उसमें। इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा, टू नहीं लगा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस में यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि ही हैड बेटर टू गो नाउ। भैया यहाँ पर बात की गई है ना कि हैड बेटर के बाद वेयर इन्फिनेटिव लगाइए, तो टू टू नहीं लगेगा, क्यों लगा रहे हो, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, ही हैड बेटर गो नाउ, ही हैड बेटर गो नाउ, अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए। तो करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कंजंक्शन देन इज आल्सो फॉलोड बाय वेयर इन्फिनेटिव। अब कंजंक्शन भी इनके बाद अगर आएगा तो वो भी कैसा आएगा, वेयर इन्फिनेटिव के ही रूप में आएगा। अब वो कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ही हैड बेटर रेड देन टू राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी है, रीड है। देन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कंजंक्शन भी लगाओ तो उसके बाद भी कैसी आएगी, आपकी जो इन्फिनेटिव है वो वेयर आएगी। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने टू लगा दिया, तो ये गलत हो गया भाई। तो यहाँ पर देखिए, ही हैड बेटर रीड देन राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। यानी हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, इनके बाद आपको टू लगाना ही नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी चाहे आपका कंजंक्शन लगा हो चाहे कंजंक्शन ना लगा हो, कंजंक्शन के पहले भी टू नहीं आएगा, कंजंक्शन के बाद भी टू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर कह रहा है कि व्हेन व्हाट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। वो क्या कह रहा है कि व्हेन व्हाट जब आपका प्रीपोजिशन की तरीके से यूज किया जाए और प्रिसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इससे पहले कोई भी फॉर्म लगी हो वर्ब की, डू, ठीक है, वर्ब डू की, देन बट इज फॉलोड विद वेरी इन्फिनेटिव। तो ये क्या होता है, यानी बट जो होता है फॉलो किया जाता है कैसे, इसके बाद कोई भी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो बी वन ही होगी। कैसी होगी, बी वन होगी, ना कि वो किस में होगी, ना कि वो किस में होगी, यानी हमारी टू में नहीं होगी, यानी उससे पहले कोई भी टू नहीं लगा होगा। जैसे यहाँ पर वर्ब की बात करते हैं, ही डिड नथिंग बट टू वंडर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ यहाँ पर कह रहा है कि ही डिड नथिंग, यहाँ पर ऊपर कह रहा था कोई भी वर्ब डू फॉर्म लगी हो, लेकिन उससे पहले ही क्या होगा, वेर इन्फिनेटिव की ही वर्ब आएगी, टू नहीं लगा होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी टू नहीं लगा होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, बट हमारा यूज है प्रीपोजिशन की तरह, और यहाँ पर उन्होंने टू भी लगा दिया, सुपरफ्लुअस हो गया। कैसा हो गया, सुपरफ्लुअस, जिसकी जरूरत ही नहीं थी वो लगा दिया, तो यानी इसका मतलब एक्स्ट्रा वर्ड बढ़ा दिया, तो ये गलत हो जाएगा भाई। हमने बात कर चुके हैं कि ये बट हमारा प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद टू हमारा डबल थोड़ी ना प्रीपोजिशन आ जाएगा, गलत है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, ही डिड नथिंग बट वंडर। तो करेक्ट सेंटेंस ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है कि एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। वो कह रहा है कि जितने भी पार्टिसिपल होते हैं उनके पास एक सब्जेक्ट होता है, रेफरेंस का होना चाहिए, ठीक है। अब पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल वही होता है, यानी पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल कितने होते हैं, दो तीन होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट है उसके बाद कोई पार्टिसिपल के बाद सब्जेक्ट रेफरेंस होना चाहिए उसका, ठीक है, जब ही हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना करेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे होम, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब सेंटेंस का क्या हुआ, यानी विजय एक रेनी डे होने के कारण घर पे रुका रहा, यानी विजय ही ये क्या है, एक रेनी डे है, इसीलिए वो कहाँ रुका रहा, घर पे रुका रहा, नहीं भाई। तो यहाँ पर देखिए रेनी डे एक अलग, रेन जो होता है वो अलग होता है, तो रेन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका एक रेफरेंस यूज करेंगे। तो यानी इससे पहले हमें क्या लगाना चाहिए था, बीइंग के पहले इट लगाना चाहिए था, इट बीइंग अ रेनी डे, यानी यह यानी रेनी डे होने के कारण विजय ने डिसाइड किया घर पर ही रुकने का। तो यहाँ पर हमें उससे पहले उसका एक रेफरेंस सब्जेक्ट देना चाहिए था, तो यहाँ पर रेफरेंस सब्जेक्ट हमारा इट लगेगा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे होम, ठीक है। इस तरीके से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं, तो करेक्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे 19 नंबर क्या कह रहा है कि फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस बी ए यूज इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग, यानी प्लस वर्ब की जो वर्ब होगी इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, वेयर एज हैविंग प्लस बीन। यहाँ पर क्या कह रहा है, हैविंग जो होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा, हैविंग प्लस बीन जो होगी, और या फिर बीइंग प्लस जो वर्ब होगी वो किस में होगी, वो पैसिव वॉइस में यूज की जाएगी। आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे। यहाँ पर बात क्या की गई है कि आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, यानी आप
जो लीडर था उसके मारे जाने के बाद, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच सेंटेंस, यानी जो आपके एक्टिव सेंटेंस होंगे उसमें क्या करेगा, यानी उसमें आपका एक्टिव सेंटेंस में आफ्टर नहीं यूज किया जाएगा, लेकिन जो आपका पैसिव सेंटेंस है उसमें क्या यूज किया जाएगा, उसमें आपका मतलब ये यूज किया जा सकता है, मतलब एक्टिव सेंटेंस में आपका आफ्टर नहीं यूज किया जाएगा, सॉरी सेंटेंस फ्रेंड। यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि जो आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा उसमें आफ्टर यूज किया जाएगा, लेकिन जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें यूज नहीं किया जाएगा। जैसे क्या कह रहा है कि आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, यानी लीडर को मारा जाएगा ना, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा तो पैसिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर ये सब जो सेंटेंस हमारा पैसिव हो गया, तो यहाँ पर ये एक्टिव आफ्टर क्या कर रहा है, आफ्टर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, यानी लीडर के मारे जाने के बाद द फॉलोअर्स रन अवे, जो उसके फॉलोअर्स थे वो भाग गए। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा करेक्ट ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। 20 नंबर जो हमारा है, यहाँ पर कह रहा है कि पार्टिसिपल लाइक कंसीडरिंग। अब यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर रूल है, कह रहा है कि जो पार्टिसिपल है कैसे कंसीडरिंग हो, जजिंग हो, रेफरिंग हो, कंसर्निंग हो, रिगार्डिंग हो, बी बीइंग हो, बीइंग हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉर्डली हो, स्पीकिंग एट एक्स्ट्रा, डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस। ये अगर आपकी पार्टिसिपल इतनी लगी हो, ठीक है, याद रखिएगा इनसे पहले कोई भी रेफरेंस सब्जेक्ट नहीं लगा होता है, ठीक है। जिनसे पहले कोई भी आपको रेफरेंस सब्जेक्ट इट, ठीक है, यानी जैसे इट ही, इनसे पहले कोई भी रेफरेंस सब्जेक्ट नहीं देना है। यहाँ पर जैसे कंसीडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, यानी जो केस को कंसीडरिंग करने पर आई टुक द डिसीजन, मैंने डिसीजन लिया, तो यानी इसके बाद आपको कोई भी ईट वगैरह या फिर ही वगैरह इनसे पहले नहीं लगाना है, ठीक है। आपको ये वाली आपको पार्टिसिपल याद रखनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही करेक्ट रहेगा सेंटेंस। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हेयर आई इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस ऑफ कंसीडरिंग। यहाँ पर आप आई नहीं लगा सकते जो रेफरेंस सब्जेक्ट है कंसीडरिंग का। सो देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर कंसीडरिंग, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट, यानी कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी कंसीडरिंग यानी इसका कंसीडरिंग का सब्जेक्ट नहीं है रेफरेंस वाला, तब भी ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई भी रेफरेंस सब्जेक्ट नहीं लगाना है, कौन सी, ये वाले पार्टिसिपल के साथ, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या यहाँ पर कह रहा है कि यूज ऑफ वर्ब्स, यहाँ पर वर्ब्स का कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर देख रहा है कि व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट, यानी जब दो सेंटेंस हो, सब्जेक्ट हो एक सेंटेंस में, एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, और सेम नंबर में ना हो, देन वी मस्ट हैव टू यूज सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हेन वी हैव टू यूज सेपरेट एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर हमें सेपरेट एक्सक्लूसिव वर्ब यूज करनी है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज टू, फॉर बोथ ऑफ देम। यहाँ पर ये कहना चाहता है ये कि जब भी आपका सेंटेंस क्या हो, यानी दो सब्जेक्ट हो उसमें, और सेंटेंस कैसे हो, दे आर नॉट इन द सेम नंबर, और एक सेम नंबर में ना हो, तो उनके लिए हम अलग अलग एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड। अब यहाँ पर देखिए 3 पर्सन तो मार दिए गए, ठीक है, 3 पर्सन तो मर गए, लेकिन एक जख्मी हो गया। तो भैया यहाँ पर देखिए 3 के लिए भी वर का यूज किया गया है, और 1 के लिए भी यूज किया गया है वो 1 का ही, यानी वर का। तो यानी यहाँ पर 3 के लिए तो वर सही लग रहा था, लेकिन 1 के लिए यहाँ पर वर कैसे सही होगा, ये गलत है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 किल्ड, तो यानी जो किल्ड है इससे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, 3 वर किल्ड, तो यहाँ पर भैया आपको ये वर लगाना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर वन के लिए वाज लगाना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पर ऐसा किया गया है कि 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड, तो ये करेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 22 नंबर रूल कह रहा है कि सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक जो सिंगल वर्ब है वो दो सब्जेक्ट को सर्व कर सकती है, ठीक है। अब वो कब, व्हेन, ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम, यानी जब वर्ब का फॉर्म सेम हो, फॉर द बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यानी एक वर्ब दो सब्जेक्ट के लिए काम कर सकती है, लेकिन जब फॉर्म आपका
दोनों सब्जेक्ट के लिए एग्री कर रहा हो वर्ब का, ठीक है, तब कर सकती है। अब वो कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। वो कह रहा है कि मैं कितने ईयर का हूँ, मैं 17 ईयर्स का ओल्ड हूँ, और मेरी बहन कितनी है, मेरी बहन कितने साल की है, मेरी बहन भैया कितने साल की है, वो भी 14 ईयर की है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए आई तो अपने बाद एम लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि माई सिस्टर, अब सिस्टर यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो सिस्टर थोड़ी ना भैया एम ले लेगा, वो तो ईज लेगा ना, क्या लेगा, ईज लेगा। तो यहाँ पर तो सही है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन यहाँ पर माई सिस्टर के बाद ईज होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सेंटेंस आपका यहाँ पर ही होता, ठीक है, क्या होता है, ही होता, और यहाँ पर हीज लगा होता, ठीक है, यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या होता है, ही लगा होता और इज यहाँ पर लगा होता, तब यहाँ पर अगर माई सिस्टर होता तो बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर आई लगा हुआ है, आई तो अपने बाद एम लेता है, और सिस्टर थोड़ी ना अपने बाद एम ले सकती है, तो गलत हो जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें इज लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रूल है कि कह रहा है कि टू एक्सक्लेमेशन कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब। वो कह रहा है कि दो एक्सक्लेमेशन वर्ब जो हमारी हैं वो एक ही प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज की जा सकती हैं, ओनली जब व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब अप्रोप्रिएट इन टू बोथ द एक्सक्लेमेशन, यानी जब फॉर्म आपका प्रिंसिपल वर्ब का अप्रोप्रिएट हो दोनों एक्सक्लेमेशन वर्ब के लिए। अब वो कैसे, हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। वो कह रहा है कि उसने ना तो कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग मतलब लिया है, और ना ही कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग मेजर लेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पर विल टेक के बाद, यानी विल तो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, आपको बताया गया था। ये क्या लेती है, वेर इन्फिनेटिव लेती है, मतलब बी वन लेती है, ये तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमने मान लिया कि यहाँ तक ये ठीक है, ठीक है, बिल के बाद टिक लगा है, बी वन लगा, सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए भैया, वो कह रहा है कि उसने ना तो कभी लिया है, तो हैज क्या है, हैज तो भैया परफेक्ट का है, और परफेक्ट में क्या लेता है, बी थ्री लेता है, तो यहाँ पर तो बी वन है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी थ्री होना चाहिए था, तो गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हैज के बाद भी क्या होना चाहिए था, टेकन होना चाहिए था ना, ये तो सही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, तो करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा। याद रखना है कि यहाँ पर आपका हैज लगा हुआ है, यहाँ पर बिल लगा हुआ है, और दोनों के लिए आप क्या लगा, टेक लगाए पड़े हो, या फिर दोनों के लिए टेकन लगाए पड़े हो, तो ये गलत हो जाएगा। आपको वर्ब एग्रीमेंट दिखाना है उसमें कि कौन सी वर्ब, कौन सी एक्सक्लेमेशन अपने बाद कौन सी मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब लेती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा 40 नंबर रूल है, 24 नंबर रूल है, कह रहा है कि व्हेन देयर इज ओनली वन एक्सक्लेमेशन टू टू प्रिंसिपल वर्ब्स इट शुड बी करेक्टली एसोसिएट विद द बोथ। कह रहा है कि जब आपकी एक ही एक्सक्लेमेशन वर्ब हो, ठीक है, एक ही एक्सक्लेमेशन वर्ब हो, और दो आपके क्या हो, प्रिंसिपल वर्ब हो, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि तो करेक्टली तरीके से एसोसिएट होने चाहिए दोनों। ये नहीं कि उसका उससे उसका एग्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपने उसको लगा दिया, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन फेल्ड। वो ये कह रहा है कि 10 कैंडिडेट पास हो गए, ठीक है, 10 कैंडिडेट पास हो गए, और यहाँ पर कह रहे हैं वन फेल्ड, एक फेल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 के लिए तो हैव सही है, 10 कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर हैव सही है, लेकिन यहाँ पर वन के लिए भी हैव सही है क्या, नहीं भाई, तो वन के लिए भी, तो वन यहाँ पर प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो वन के बाद भी तो हमारी एक सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो हैज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस है, वो 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन हैज फेल्ड, तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर रहा होगा। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 25 नंबर में कह रहा है कि अ पास्ट टेंस इज इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है कि एक पास्ट टेंस जो है मेन क्लॉज, यानी अगर एक पास्ट टेंस की, यानी एक सेंटेंस है आपका, उसमें मेन सेंटेंस जो है वो कैसा है, मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में है, तो उसकी जो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो भी भैया किसमें होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज तो पास्ट में रखी है, और आपने क्या किया, और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसे प्रेजेंट या फ्यूचर में रख दिया, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कह रहा है कि ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, यानी वो सफल हो गया। यहाँ पर देखिए पास्ट है, वो क्या कह रहे हैं, वो सफल हो गया क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता है। अरे भैया उसने किया होगा तभी तो वो
पास हुआ होगा, यानी पास जब हुआ होगा जब उसने कठिन परिश्रम किया होगा। तो यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर प्रेजेंट, गलत, गलत। यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए था, यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पर सही है, ही सक्सीडेड हो गया, यहाँ पर भी वर्क का वर्क हो गया, तो करेक्ट सेंटेंस हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो 26 नंबर हमारा रूल है, यहाँ पर कह रहा है कि आप पास्ट टेंस इन मेन क्लॉज में बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसका एक्सेप्शन भी है। कह रहा है कि पास्ट टेंस जो मेन क्लॉज वाला है वो एक प्रेजेंट टेंस को भी फॉलो कर सकता है। कब? इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज में, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस एन यूनिवर्सल ट्रूथ। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल फैक्ट आपको व्यक्त कर रहा हो, तब आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पर लिखा हो, आर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। यानी यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ तक है। वो कह रहा है कि हमारे टीचर ने कहा, क्या कहा कि द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, कि जो धरती है वो, यानी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ कैसे मूव्ड करती थी। यानी भैया यहाँ पर टीचर ने ये कहा कि जो टीचर ने ये कहा कि जो धरती है पहले सन के चारों तरफ घूमती थी, लेकिन अब नहीं घूमती। इसका, इस सेंटेंस का कहने का मतलब तो यही है ना। अगर आप ये कहोगे कि कल धरती सन के चारों चारों तरफ मूव करती थी, आज नहीं करती, तो गलत हो जाएगा ना। कल भी करती थी, आज भी करती है, कल भी करती है, करती होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट नहीं होना चाहिए था, मूव्ड की जगह पर मूव्स होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, मूव्स है, यानी द आर टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि हमारी जो धरती है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो करेक्ट हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 27 नंबर जो हमारा रूल है, इसमें कह रहा है कि व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लिस्ट। वो कह रहा है कि जब हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो लिस्ट के बाद आए। ठीक है, क्या लगा हो, लिस्ट लगा हो। ठीक है, तो द ऑक्सिलरी वर्ब शुड, तो इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, शुड लगेगी। क्या लगेगी, शुड। मस्ट बी यूज्ड वट एवर बी द टेंस ऑफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज। चाहे जो भी सेंटेंस आपका मेन क्लॉज में, आपका कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें लिस्ट लगा है, लिस्ट लगा है, तो इसके बाद भैया शुड ही लगेगा, इसके और कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि बी स्टार्ट अर्ली, हमने जल्दी स्टार्ट किया। लिस्ट बी सेल मिस द ट्रेन, कि किस लिए, लिस्ट का मतलब ऐसा होता है कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन को छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हमारी ट्रेन छूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट के बाद क्या बताया गया है, शुड, और यहाँ पर क्या लगा है, सेल, तो गलत हो गया, गलत हुआ ना। तो यहाँ पर भैया शुड करो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो बी स्टार्ट अर्ली, लेस्ट बी शुड मिस द ट्रेन, हमने जल्दी स्टार्ट किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेन छूट जाए। तो करेक्ट हमारा ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर बिल लगा होता तब भी गलत होता, आपको शुड ही लगाना है। क्या लगाना है, शुड। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा 28 नंबर में है, कह रहा है कि एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड verbal part of the infinitive, this is called the split infinitive। ओके, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, कह रहा है कि जब आपका कोई एडवर्ब लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, आपका कोई एडवर्ब हो या फिर एडवर्बल फ्रेज हो, तो जो आपका उसके बाद इन्फिनेटिव आना है, क्या टू इन्फिनेटिव आना है, तो जो आपका इन्फिनेटिव है यानी टू लगा है और उसके बाद कोई वर्ब आनी है, ये ठीक है, वी वन, तो इनके बीच में आपको एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज नहीं रखना है। ठीक है, इनसे पहले ही आपको क्या रखना है, इनसे यानी जो टू प्लस वी वन है इन्फिनेटिव, इससे पहले यहाँ पर एडवर्ब रखना है। ठीक है, एडवर्ब रखना है, इनके बीच में यानी टू और यहाँ पर वी वन लगा, इनके बीच में आपको एडवर्ब नहीं रखना है, वरना ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, मैंने उम्मीद की आपके लेटर की तुरंत ही रिप्लाई देने की। भैया भैया गलत हो गया, यहाँ पर देखिए रिप्लाई लगा हुआ है और यह रिप्लाई के लिए ही तो टू आया था, और जब टू रिप्लाई के लिए आया था तो उसके बीच में इमीडिएटली क्या कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, अभी बताया था। यानी अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर, यानी यहाँ पर देखिए दोनों टू रिप्लाई साथ साथ हैं, उसके बाद यहाँ पर इमीडिएटली को रखा गया है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर रिप्लाई और टू के बीच में थोड़ी नाम रखेंगे इसको, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का हमारा है एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस।
अनलेस इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इन्फिनेटिव है वो हमेशा भैया प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, जब तक, कब तक, ये जब तक ये प्रेजेंट ना करे, रिप्रेजेंट ना करे एक एक्शन को प्रायर टू दैट, यानी उससे पहले ऑफ द गवर्निंग वर्ब। यानी अगर जैसे इन्फिनेटिव लगा है, इन्फिनेटिव लगा, इससे पहले हम कौन सा लगाते हैं, बी वन ही तो लगाते हैं इसके बाद। और ये कह रहा है कि भैया जब तक आप बी वन लगाएं, जब तक इसके बाद टू के बाद कोई गवर्निंग वर्ब ऐसी ना लगी हो, यानी ऐसी वर्ब ना लगी हो जो जिससे पहले हम, जिसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगा पाए। अगर टू के बाद हैव लगा है तो तब तो सही है, क्योंकि हैव तो अपने बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, तो आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अगर हैव टू के बाद हैव नहीं लगा है तो आप भैया यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर। वो कह रहा है कि आई शुड हैव लाइक, मुझे आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर, आई शुड हैव लाइक टू गॉन देयर। वो ये कह रहा है कि मुझे वो ये कह रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, ठीक है, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। जब हैव शुड के बाद ही हैव लग गया तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग गई है, तो यहाँ पर टू के बाद हैव नहीं लगाना चाहिए था ना। एक ही एक्शन की बात कर रहा है कि आई शुड हैव लाइक टू गो देयर, मैं पसंद करता था वहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि जीरंड, जीरंड इफ प्रेसिडेड बाय आप प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पजेसिव केस। अब ये क्या कह रहा है, सुनिए भाई। कह रहा है कि एक जीरंड है और उसके बाद कोई आपका प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउन किस में होना चाहिए, पजेसिव केस में होना चाहिए, ठीक है, किस में होना चाहिए, पजेसिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो आपका कौन किस में आएगा, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिया होगा, लेकिन आपको सेंटेंस कौन सा करेक्ट होगा, जो पजेसिव केस में होगा, पजेशन शो कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर। वो कह रहा है कि ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, उसने मुझ पर दबाव बनाया जाने के लिए, ठीक है। तो उसने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने मुझ पर दबाव नहीं बनाया, उसने मेरा जाने का दबाव बनाया। उसने क्या बनाया, उसने मेरा जाने का दबाव बनाया। तो यहाँ पर देखिए जीरंड हमारा गोइंग है, गोइंग हमारा जीरंड है, तो उससे यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट होगा प्रोनाउन वो किस में होगा, पजेसिव में होगा। तो यहाँ पर मी है, ठीक है, मी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर तो माई होना चाहिए था पजेसिव केस में। तो यहाँ पर ही एम्फेसाइज्ड माई गोइंग देयर, उसने मेरा वहाँ जाना, जाने पर दबाव बनाया, मुझ पर दबाव नहीं बनाया, मेरा जाने जाने का वहाँ पर दबाव बनाया। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा 31 नंबर का जो रूल है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, इट यूज्ड विद द एडवर्बियल्स ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस, फॉर एंड हाउ लॉन्ग। क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा ना। अब यहाँ पर समझाते हैं आपको। ये कह रहा है कि यदि आपका कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वो यूज किया गया है कि एक ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में आपका चला था, ठीक है, पास्ट में चला था, लेकिन अभी भी वो हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो इसके साथ हमारी जो एडवर्ब होगी, जो टाइम इंट्रोड्यूस कर रही होगी, वो सिंस होगी या फिर फोर होगी एंड हाउ लॉन्ग होगी, ठीक है, ये होगी। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए हाउ लॉन्ग लगा हुआ है, वो कह रहा है कि तुम इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हो। तो यानी वो पास्ट में, यानी वो पहले से काम कर रहा है, ठीक है, और अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पर भैया आर क्या कर रहा है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। तो यहाँ पर तो हमारा हैज और हैव हिम बीन, यहाँ पर हैव बीन होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर हमारा ये क्या कर रहा है, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो करेक्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो है 32 नंबर क्या कह रहा है कि अ वर्ब व्हेन प्रेसिडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी द जेरेंड। वो कह रहा है कि जब भी एक वर्ब किसी प्रीपोजिशन से प्रेसिडेड की जाए, ठीक है, यानी प्रीपोजिशन से प्रेसिडेड की जाए, वो किस में होगी, वो हमारे किस में होगी, जीरेंड में होगी।
क्या ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टू। टू कैसा था, इन्फिनेटिव था, इन्फिनेटिव की तरह यूज किया जाता था, तब हम वी वन लगाते थे। लेकिन जब हमारी अब हमारी क्या होगी, प्रीपोजिशन होगी, और उसके बाद हमारे साथ वर्ब कैसी होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रहेगी। यही तो हमारा होता है, क्योंकि जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, मतलब जीरेंड लेता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, मतलब एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देवर पनिश्ड फॉर कम लेट। वो कह रहे हैं उनको यहाँ लेट आने पर पनिश किया गया। भैया फॉर लगाया प्रीपोजिशन, क्यों आपने लगाया कम, यहाँ पर इसको कमिंग करिए। यहाँ पर क्या है, देवर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, तो यहाँ पर हमारा कमिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर तो प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कम क्यों लगाया, अभी आपको बताया गया ना कि आईएनजी फॉर्म लगाओ, तो यहाँ पर जीरेंड हमारा हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा कमिंग। ठीक है, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर टू आपका इन्फिनेटिव होता तब हम यहाँ पर बी वन लगाते, लेकिन यहाँ तो हमारा प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म, मतलब जीरेंड का। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि द फ्यूचर आइडेंटिफाई इंडिफिनिट सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज ऑफ टाइम। वो कह रहा है कि जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होते हैं वो जो टाइम क्लॉज होती है उसमें यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, प्लेस में यूज नहीं किया जाता है, एंड कंडीशन में यूज नहीं किया जाता है। हियर द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज्ड, और यहाँ पर कौन क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जब भी भैया आपका कोई एक सबॉर्डिनेट क्लास दी गई है, ठीक है, क्या दी गई, सबॉर्डिनेट क्लास, तो इसमें आप जो मेन क्लास हो उसमें तो आप फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो आपकी सबॉर्डिनेट क्लास होगी टाइम, ठीक है, टाइम की हो, प्लेस की, कंडीशन की, तो उसमें आप प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। यही कहना चाहता है, साफ साफ आप सुनिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आई शेल वेट फॉर यू। वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, टिल यू विल फिनिश योर वर्क, जब तक तुम अपना काम फिनिश नहीं कर लोगे। क्या बोला भैया, टाइम की जब तक तुम अपना काम नहीं फिनिश कर लोगे, बोला ना, टाइम होगा, प्लेस होगा, कंडीशन होगा, तो यहाँ पर फ्यूचर का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पर बिल लगाया तो ये कट गया। यहाँ पर तो हमारा सिंपल क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पर आई शेल वेट फॉर यू टिल यू टिल यू फिनिश योर वर्क, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यही आपके सेंटेंस, यही आपके एग्जाम्पल बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ये एग्जाम्पल रखे होंगे, लेकिन रूल तो यही होंगे ना, इन्हीं रूल पर आपकी ग्रामर जो है आपकी सेट की जाएगी वहाँ पर। तो आप ये अच्छे तरीके से सारे रूल कर लीजिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इसी बात पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने एक चाहते जिसे आप चाह रहे हो सबसे ज़्यादा, ठीक है, मानते हो, उसको एक वीडियो ये ज़रूर शेयर कर दें और बोल दें कि ये वीडियो देख लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे हमारा जो रूल है, अब देखिए 34 नंबर जो हमारा रूल है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक स्टडे इन 1990, हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। बहुत भैया इंपॉर्टेंट है, आपको मैं डायरेक्ट यही बता दे रहा हूँ, सीधी सादी बात ये है कि जब भी आपका एडवर्ब कोई, जब भी आपका पास्ट का एडवर्ब लगा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टडे लगा हो, एगो लगा हो, ठीक है, एगो लगा हो, ये आपकी पास्ट एडवर्ब है, तो इनसे पहले जो सेंटेंस यूज होगा वो पास्ट का ही होगा। कैसा होगा, सिंपल पास्ट का होगा। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का होगा, सिंपल पास्ट का होगा, प्रेजेंट का कोई काम नहीं है वहाँ, फ्यूचर का कोई काम नहीं है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस आपका यूज किया गया हो एडवर्ब आप पास्ट टाइम के लिए के साथ, तो यहाँ जैसे स्टडे हो या फिर कोई टाइम लिखा हो, तो भैया वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करते हैं, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यही बताया गया। जैसे यहाँ पर देखिए स्टडी लगा हुआ है, स्टडी किसकी, पास्ट के एडवर्ब है, तो इससे पहले हमारा पास्ट पास्ट सिंपल पास्ट होना चाहिए था। ये हैव क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है आई हैव बॉट अ साइकिल स्टडी, मैंने कल एक बाइसिकल खरीदी है, कल खरीदी मतलब कल खरीदी थी, और है अभी कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। आई वॉट अ साइकिल स्टडी, मैंने कल साइकिल खरीदी, मैंने एक साइकिल कल खरीदी, तो ये गलत सही होगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पर कह रहा है कि द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस। वो कह रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है वो हमारा जो पास्ट पर यानी जो पास्ट के एक्शन जो बाद में बिल्कुल अभी अभी किए गए हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, बाकी ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, वो कह रहा है
सॉरी पास्ट परफेक्ट है। वो कह रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट के यानी पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट में जो काम हुआ है उससे भी पहले कोई, जैसे यहाँ पर एक पास्ट है, ये इसमें कोई काम हुआ, इससे पहले भी कोई एक काम हुआ है, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। वो कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी। तो भैया स्टेशन पे तो वो अभी अभी पहुंचा, और उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही तो ट्रेन छूट चुकी थी। तो यहाँ पर भैया हैड लगाओ ना, परफेक्ट हो यानी पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पर हैड सही है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला गलत है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि मॉडल 35 नंबर जो हमारा है, कह रहा है कि मॉडल एक्सलेज आर नॉट यूज टुगेदर। कह रहा है कि मॉडल एक्सलेज आर नॉट यूज टुगेदर बट टू एक्सलेज कैन बी कनेक्टेड बाई कंजंक्शन। कह रहा है कि जो मॉडल एक्सलेज हैं वो साथ साथ यूज नहीं की जा सकती, और लेकिन जो दो एक्सलेज हैं वो कनेक्टेड की जा सकती हैं कंजंक्शन से। अब कैसे, थोड़ा आपके ऊपर से निकल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ही शुड मस्ट डू इट, यानी उसे यह काम करना चाहिए था। शुड भी लगा है, मस्ट भी लगा है, दो दो जल्दी भैया लगा दी साथ साथ में, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है ही शुड एंड मस्ट डू इट, यानी कंजंक्शन के साथ आप दो जल्दी वर्ब को जोड़ सकते हो, लेकिन साथ साथ आप किसी दो जल्दी वर्ब को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। तो ये सही हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए 36 में क्या कह रहा है कि वेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाई नॉट, कि जब भी आपका नीड और जो डेयर है आपका फॉलो किया जाए, किससे फॉलो करता हो, नोट को फॉलो कर रहा हो, इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये किस में बदल जाती है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाती है, आपको बताया था पहले। ठीक है, इन द सिचुएशन इट टेक्स अ वेयर इन्फिनेटिव, आपको बताया था कि जब क्या लगी, ये वेयर इन्फिनेटिव लगी। एंड वी कैन नॉट यूज नीड नॉट और डेयर नॉट। तो हम यहाँ पर हम नीड्स और डेयर्स नॉट नहीं यूज कर सकते। हम किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ नीड नॉट और डेयर नॉट, इनका प्रयोग कर सकते हैं। नॉ इनमें एस और एस नहीं लगा सकते हैं, और इनके बाद टू भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही नीड्स नॉट डू इट, यानी उसे यह नहीं करने की जरूरत थी। तो भैया यहाँ पर नीड यस क्यों लगा दिया, ये मेन वर्ब थोड़ी ना है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ही नीड नॉट डू इट, ये सही है। सही है, समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर हमारा यूज है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यूज ऑफ एडजेक्टिव यानी हम लोग जो एडजेक्टिव यूज करते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अब हमें करेक्ट यूज कैसे करना है। ठीक है, अब जो हमें स्मार्ट कैसे बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करने के दिन गए, अब स्मार्ट वर्क करने के दिन आ गए। आपको स्मार्टली सब वर्क करना है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका एक भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर में क्या लिखा है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ थिंग्स इज मीन्ड। यानी जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है उसका मतलब ये होता है कि कितनी चीजें हैं। ठीक है, कितनी चीज है। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सम, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन कौन हो सकता है, मच हो सकता है, लिटिल हो सकता है, एनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल, ये हो सकते हैं। आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। तो ये किसके लिए यूज की जाती हैं भैया, ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एट अ फ्यू राइस। यहाँ पर कह रहा है कि मैंने आ फ्यू राइस, कुछ चावल खाया। कुछ चावल भैया क्या गिनकर खाए क्या, आ फ्यू तो हमारा किसके साथ यूज होता है, ये तो हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर होती है ना उसके साथ यूज किया जाता है। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, आ फ्यू, द फ्यू, इनके साथ यूज करते हैं ना इनका। तो यहाँ चावल अनकाउंटेबल है और चावल को गिन के तो खाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ हम किसका प्रयोग करें, सम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा, आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा है 38 नंबर में क्या कह रहा है कि नंबर्स
जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, यानी जो न्यूमरल एडजेक्टिव हैं वो आपके काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे कि दे, सो, हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग, कि कितनी पर्सन हैं या फिर कितनी चीज़ें हैं, और मीन यही इसका मतलब होता है। या फिर इन व्हाट ऑर्डर आर पर्सन थिंग्स स्टैंड, या फिर कितने ऑर्डर में या फिर कितने पर्सन जो हैं या फिर थिंग्स हैं स्टैंड करती हैं। मतलब आपके सिंपल से कहने का मतलब ये है कि नंबर जब आपका यूज किया जाए तो आप चीज़ों को गिन सकते हैं, और क्वांटिटी से माप की मात्रा बताती है कि इतनी चीज़ है, ठीक है, जिसे आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं लेकिन नंबर में आप वो गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इनकरेक्ट सेंटेंस इसमें है कि आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स। वो कह रहा है कि मैंने तुमको कुछ चीज़ें बताई, ठीक है, लिटिल थोड़ी चीज़ें बताई। थिंग्स हमारी कैसी हैं, अकाउंटेबल हैं, यानी, और यहाँ पर लिटिल हमारी कैसी अनकाउंटेबल एडजेक्टिव है। तो भैया ये हमारा गलत हो गया ना, वो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने तुमको कुछ चीज़ें सिखा दी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिटिल नहीं होना चाहिए था, फ्यू या फिर आ फ्यू या द फ्यू होना चाहिए था। तो कुछ चीज़ें सिखा दी तो आ फ्यू हम कर देंगे, क्या कर देंगे, आ फ्यू। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स। तो करेक्ट यहाँ पर हमारा, करेक्ट ये हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये करेक्ट रहा होगा। देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है कि व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूज टुगेदर, ऑर्डिनल प्रीसीड द कार्डिनल्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब आपका ये दो एडजेक्टिव होते हैं कैसे, और एक ऑर्डिनल भी होता है, एक ऑर्डिनल होता है नंबर में। नंबर में आपके एक ऑर्डिनल होता है, कॉर्डिनल होता है। तो ये कह रहा है कि जब आपका कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल दो एडजेक्टिव हों और साथ साथ यूज किए गए हों, तो जो ऑर्डिनल है वो पहले आता है और कॉर्डिनल बाद में आता है। यहाँ पे ऐसे समझिएगा, यानी आपका ऑर्डिनल पर और कॉर्डिनल कैसे होगा। अब देखिए ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर में, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये किस में होंगे, ये हमारे ऑर्डर में होंगे। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कार्डिनल में होंगे, तो ये हमारे बाद में आएंगे और हमारे ऑर्डर वाले पहले आएंगे। अब यहाँ पर देखिए द फोर फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस। फोर यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। फर्स्ट हमारे क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया, तो ये तो गलत हो गया। बताया गया है कि पहले ऑर्डर में लगाओ फिर बाद में कार्डिनल करो उसका। तो यहाँ पे द फर्स्ट फोर बॉयज यानी जो पहले चार लड़के हैं उनको चांस दिया गया, तो करेक्ट ये हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर में, सॉरी 40 नंबर में क्या कह रहा है कि लेटर, लेटेस्ट रेफर टू टाइम, लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। यहाँ पर क्या लेटर बाद वाला, ठीक है, क्या कह रहा है कि लेटर बाद, बाद में, आई कॉल यू लेटर बाद में। और लेटेस्ट क्या होता है, ये मतलब ये लेटर लेटेस्ट क्या होते हैं, टाइम के लिए रेफर करते हैं। और जो लेटर जब इसमें डबल टी लगा होता है वो पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है कि आई रीच्ड एट 10 AM, वो कह रहा है कि मैं 10 AM पर पहुंचा, बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, लेकिन वो क्या था, मेरी उम्मीद से क्या था, पोजीशन में कैसा था, लेट था। तो पोजीशन में नहीं था भैया, पोजीशन में नहीं था, टाइमिंग में लेट था। तो यहाँ पर हमारा लेट कौन सा होना चाहिए था, ये वाला लेटर होना चाहिए था, ठीक है ये। तो यहाँ पर आई रीच एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको सही रहा होगा। अब यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि भाई ये लेटर जो वाला ये वाला है, हम ये कैसे यूज करें, हम कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि सीता, जैसे यहाँ पर बोलूँ सीता एंड गीता, एंड गीता आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ये ब्यूटीफुल गर्ल लिख गया। लेटर, अब यहाँ पर लिखा लेटर इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, लेटर इज मोर ब्यूटीफुल लिख दूँ। तो वो कह रहा है कि सीता एंड गीता जो हैं वो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, लेकिन लेटर, लेटर यानी जो बाद वाली है, बाद वाली कौन सी पोजीशन में, गीता है, तो गीता ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लेटर का यूज करोगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर रहा होगा। आगे देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंस और एडवांस। फार्दर मीन्स एडिशनल। फॉर का तो जानते होगे, फॉर किसे बन, ये फॉर का मतलब क्या होता है, दूर। तो इसका मतलब ये जो फार्दर है ना, तो ये फार्दर जो है ये दूर के लिए है, और जो फर्दर है ये क्या, एडिशनल कोई चीज़ करना होता है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट, यानी वो उस पर कैसा था, इंसिस्टेड था, यानी
कैसा डिपेंड था, फर्दर यानी दूर के इम्प्रूवमेंट के लिए, दूर के नहीं भैया, एडिशनल कुछ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर फर्दर नहीं फर्दर होना चाहिए था। तो ये है, ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर रहा होगा। आगे देखिए 42 में क्या दिया गया है, ईच is used in speaking of two or more things. Every is used only in speaking of more than two things. यहाँ पर क्या कह रहा है कि ईच जो है वो स्पीकिंग में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन जो एवरी है इज यूज इन स्पीकिंग, वो स्पीकिंग में मोर देन टू के लिए ही यूज किया जाता है। यानी जो ईच है वो हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी जो है वो हमारा हमेशा दो चीज़ों के ज़्यादा से के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा एवरी अप टू बॉयज विल गेट प्राइज, यानी वो कह रहा है कि हर प्रत्येक दो लड़के क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये इनाम पाएंगे। तो भैया गलत है वो, यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए यूज किया जाएगा। तो यानी अगर दो के लिए यूज किया गया है तो ईच का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट ए प्राइज, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है 43 नंबर का, ये बात कर रहा है कि कह रहा है कि टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या कह रहा है कि कुछ क्वांटिटी या फिर डिग्री की किसी की यूज करना हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए, यानी चाहे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव, तो उसमें कैसे, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हैव यू वॉच सम मैंगोज, वो कह रहा है कि क्या तुमने कोई मैंगोज खरीदे हैं। तो भैया कुछ मैंगो नहीं, वो ये पूछना चाहता है कि क्या तुमने कोई मैंगो खरीदा है, कोई मैंगो खरीदे हैं। तो यहाँ पर देखिए सम किसका प्रयोग करते हैं, सम का तो हम एक्टिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, किसमें, सम का अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी यूज किया जाता है, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन होता है उसका। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हैव यू बॉट सम मैंगोज, यहाँ पर सम मैंगोज नहीं होना चाहिए था, यहाँ एनी होना चाहिए था। तो एनी नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है, और जो सम होता है वो किस में यूज किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हैव यू बॉट एनी मैंगो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इन कंपेरिजन कंपेयरिंग टू थिंग्स, वो कह रहा है कि दो अगर चीजें कंपेयर कर रहे हो, द कंपेरेटिव शुड बी यूज, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। और द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज, तो यहाँ पर सुपरलेटिव का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव तो मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है, यानी सब में, जब सब में एक ही कंपैरिजन की जाती है तब सुपरलेटिव का यूज किया जाता है, और जब दो चीज़ों की यूज की कंपैरिजन की जाती है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, वो कह रहा है कि कौन सा दो में सबसे अच्छा है। तो भैया दो की बात कर रहा है, सुपरलेटिव आप लगाए पड़े हो, तो भाई तुम वहाँ पाप हो जाएगा, ये तो लगाना गलत हो जाएगा। भैया किसका बताया गया, कंपैरेटिव का यूज करिए, तो बेस्ट का बेटर कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग, जब एक ही बंदे के, एक ही चीज की दो क्वालिटीज यानी क्वालिटीज बताई जाएं और कंपेयर किया जाए, कंपेरेटिव इन ई आर इज नॉट यूज, तो वहाँ पर ई आर का यूज नहीं करते हैं, मोर का यूज करते हैं। यूज फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए मोर का यूज करते हैं, ई आर नहीं लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि ही इज वाइजर देन ब्रेव, वो कह रहा है कि वो यानी ब्रेव यानी बहादुर से ज़्यादा क्या है, वो वाइजर है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर एक ही बंदे की तो बात की जा रही है, तो यहाँ पर भैया हम ए आर क्यों लगाएंगे, हम मोर लगाएंगे ना, पहले से क्या लगाएंगे, यहाँ ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करेंगे, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, तो ये करेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है इसमें कह रहा है कि व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ अ कंपैरेटिव, यानी जब कंपैरिजन आप ऐसे किया जाए कि जैसे कि उसका मतलब कंपैरेटिव हो, द थिंग्स कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स, और जो चीज़ें हों वो एक्सक्लूड की गई हों जो क्लास हो थिंग्स की, विद विच इट इज कंपेयर्ड बाई यूजिंग अदर और सम सच वर्ड, ये कहना चाहता है कि जैसे कि कुछ
ऐसी कंपैरिजन किया जाए कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो इंक्लूड हो और उन उसमें से क्या किया जाए, उसमें से उसकी कंपैरिजन की जाए। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर हम अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अदर का, नॉट एनी का। ठीक है? जैसे एग्जांपल में ही इज़ क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास, यानी वो क्या है, चतुर है क्लास में किसी भी लड़के से। ठीक है? किसी भी दूसरे लड़कों से। तो यहाँ पर देखिए ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, यानी वो किसी दूसरे लड़के से, किसी और लड़के से क्लास में क्या है, वो क्या है, चतुर है। तो यहाँ पर हम अदर के यानी एनी के साथ अदर का भी प्रयोग करेंगे, सिर्फ एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एनी का सिर्फ प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब ये खुद से भी चतुर है, यानी इसका जो कंपेरिजन है खुद से भी हो जाएगा, लेकिन इसका खुद से नहीं दूसरे लड़कों से करना है तो यहाँ पर अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है? ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर में रूल में क्या कहता है कि जब कंपेरिजन इज मेड बाय वेन ऑफ सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव डिग्री का कंपेरिजन किया जाए, द थिंग कंपेयर्ड शुड इंक्लूड द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इट इज कंपेयर्ड। तो यानी वो चीज़ें सब में से जिसका यूज किया जाए तो उनमें से एक का यूज करते हैं, तो यानी सब में यूज करते हैं तो सब में से एक का प्रयोग बताएंगे। जैसे लिखा ही इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, यानी वो क्या है, वो सभी दूसरे आदमियों से कैसा है, स्ट्रोंगेस्ट है। तो भैया हम अदर क्यों लगाएं, यहाँ तो अदर तो हम कंपेरेटिव में कर रहे थे, वो तो सबसे है तो यहाँ पर ऑल कर देंगे। तो क्या है, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल मैन, यानी वो सारे आदमियों से क्या है, स्ट्रोंगेस्ट है। तो करेक्ट यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है? आगे देख लेते हैं। 48 नंबर में कह रहा है कि व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर की जाएँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट द सेम पार्ट्स ऑफ द थिंग्स, यानी जो सेम पार्ट हैं चीज़ों के शुड बी कंपेयर्ड, वही कंपेयर होने चाहिए। यानी जब दो चीज़ों के या फिर दो पर्सन की चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है तो उनके जो ठीक पार्ट है ना, उन सेम पार्ट में ही कंपेरिजन होना चाहिए। ये नहीं कि हम इसका पार्ट ये अलग है और इसका पार्ट अलग किसी और का, किसी से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, वो कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है बॉम्बे की वो दिल्ली से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन किसकी है, बॉम्बे की, ग्रेटर किससे है, दिल्ली से। मतलब यहाँ बॉम्बे की पॉपुलेशन का कंपेरिजन कर रहे हैं दिल्ली से, मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन से नहीं, दिल्ली से कंपेरिजन कर रहे हैं। ये तो गलत है, पार्ट अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो बॉम्बे का पार्ट पॉपुलेशन था और यहाँ पर तो बॉम्बे मतलब दिल्ली से ही डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया, गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देन डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन डेट ऑफ दिल्ली, यानी जो पॉपुलेशन है बॉम्बे की वो कहीं ज़्यादा है दिल्ली की पॉपुलेशन से, तो डेट ऑफ का मतलब है पॉपुलेशन। ठीक है? तो करेक्ट हम ऐसे यूज करेंगे, इसका ऐसे नहीं यूज करेंगे, ऐसे यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है? आगे देखिए 49 नंबर में क्या कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। आप एक सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी मतलब क्लेवरेस्ट का भी यूज कर दिए हो और मोस्ट का भी यूज कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत। यहाँ पर सिर्फ हम क्लेवरेस्ट का प्रयोग कर देंगे, मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, तो करेक्ट हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा देखिए यहाँ पर कह रहा है इनकरेक्ट, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, तो यानी वाइजर भी लगा हुआ है यहाँ पर और उसके पहले हम मोर भी लगाए बैठे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, घनघोर अपराध है भैया। ठीक है? ऐसे हमें माफ नहीं करेगा एग्जामिनर, बिल्कुल काट पीट के फेंक देगा और वो कहेगा तुम्हारा काम हो गया, जाओ तुम निकलो। ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है, हमको सिलेक्शन लेना है तो हमको ज़्यादा डबल नहीं यूज करना है। ठीक है? यहाँ पर वाइजर का सिर्फ प्रयोग करिए, मोर का प्रयोग ना करिए। ठीक है? अब ये भी हो सकता है कि हाँ बताइए मोर और मोस्ट का प्रयोग कब करते हैं। भाई देखिए जो वंश लेवल वर्ड होते हैं, ठीक है, वंश लेवल वर्ड जो होते हैं उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, उनके साथ हम ईयर का प्रयोग करते हैं, ईएसटी का प्रयोग करते हैं। और जो मोर देन वंश लेवल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल आ रहे हैं, हैंडसम में 2 सिलेबल आ रहे हैं, तब हम उससे पहले मोर या फिर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, सिंपल सा है। ठीक है? आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारा ये 50 वाला क्या कह रहा है, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टियर, प्रेफर और क्या लिखा है, इट एक्स्ट्रा शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ 10।
जब भी भैया आपको IOR वाले कोई वर्ड मिल जाएँ और इनका कंपैरिजन किया जा रहा हो, तो इनके बाद आप टू लगाइएगा, ना कि आप देन लगाएँगे, ठीक है? देन का प्रयोग ना करें, सिर्फ़ टू का प्रयोग करें, किसके बाद? IOR वाले के बाद, ठीक है? और एक ऐसा वर्ड है प्रेफ़र, प्रेफ़र भी अपने बाद क्या लेता है? टू लेता है, ठीक है? आगे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ सीनियर देन मी, दे IOR लगा है, देन क्यों लगाया भाई? टू लगाओ, यहाँ पर ये वाला सही है, यहाँ पर क्या लगेगा? देन, ठीक? आगे देखिए 51 यहाँ पर रूल जो हमारा है ये क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक आइडियल। तो ये जैसे कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो यूनिक होते हैं, आइडियल होते हैं, तो उनका कंपेरिजन ही नहीं होता है, ठीक है? तो उनका हम कंपेरिजन नहीं कह सकते, ठीक है? जैसे लिखा हुआ परफेक्ट है, कंप्लीट है, यूनिवर्सल है, इंटायर है, एक्सट्रीम है, चीफ है, फुल स्क्वायर एंड राउंड है, विच डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन शुड नॉट बी कंपेयर्ड। तो इनको हम अलग अलग तरीके की जो डिग्री हैं कंपेरिजन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद में अपनी यूनिक है, ठीक है? ये आइडियल है। जैसे लिखा है इट इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग, भैया यूनिक है जब उसमें और भी उससे ज़्यादा क्या यूनिक होगी, ठीक है? तो इसमें हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, इट इज अ यूनिक थिंग का प्रयोग कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? आगे देखिए 52 में क्या कह रहा है कि ऑल द एडजेक्टिव्स व्हिच रेफर टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या कह रहा है कि जितने भी एडजेक्टिव हैं जो रेफर करें सेम नाउन को, वो सेम डिग्री में ही होने चाहिए कंपैरिजन के। कैसे? क्या कह गया? अब देख लेते हैं एग्जांपल में। ये कह रहा है कि ही इज द बाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। वो कह रहा है कि वह बाइजेस्ट और ऑनेस्ट क्या है? वर्कर है ऑफिस में। तो यहाँ पर देखिए बाइजेस्ट लगा है, ठीक है? और ऑनेस्ट में तो यहाँ यहाँ पर सुपरलेटिव है, यहाँ पर तो कोई यहाँ तो पॉजिटिव डिग्री, गलत हो गया ना? कह रहा है कि दोनों दोनों जगह आप एक ही डिग्री का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर बाइजेस्ट है, तो यहाँ पर भी हम मोस्ट ऑनेस्ट करेंगे। ऑनेस्ट अब क्या हो गई? ऑनेस्ट क्यों लगाया? ऑनेस्ट मतलब अब उससे पहले मोस्ट लगाएंगे। अब उस हम इसमें EST क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये 1-2 सिलेबल वर्ड है, तो इससे पहले हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए 53 में कह रहा है कि एल्डर एंड एल्डेस्ट शुड बी यूज फॉर पर्सन ओनली। जो एल्डर है या एल्डेस्ट है ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज करते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज फॉर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर और कुछ ज़्यादा सही तरीके से बोला जाए तो ये सिर्फ सेम फैमिली वाले के लिए ही यूज किए जाते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट ये हम इनका हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप मान के चलिए एल्डर और एल्डेस्ट आप एक फैमिली के लिए यूज करेंगे, यानी जिसमें खून का रिलेशन हो। ओल्डर और ओल्डेस्ट ये दूसरे बाहर के लोगों के लिए या फिर जो चीज़ें हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ही इज माई ओल्डर ब्रदर, यानी वो मेरा ओल्डर भाई है। भैया गलत कर दिए, ने अपने भाई बड़े भाई की बात कर रहे हो, उसे पराया कर दिया। गलत बात, अपना बना के रखो, उससे एल्डर का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? एल्डर का, ठीक है? तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कहते हैं कि माई माई फादर इज ओल्डर ओल्डर देन माई अंकल, ये सही हो जाएगा, ठीक है? ओके, आगे देखिए अब यहाँ पर क्या यूज ऑफ एडवर्ब, ठीक है? यूज ऑफ एडवर्ब का अब यहाँ पर एडवर्ब यानी एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारी गलतियाँ हो सकती हैं वो सारी कवर करने वाले हैं। फ्रेंड बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 54 नंबर यूज है, कह रहा है कि टू मॉडिफाई वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब भी यूज एन एडवर्ब। क्या कह रहा है कि जब हम किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तो हम भैया किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का ही यूज करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ये क्या बता रहे हो आप? तो यहाँ पर देखिए तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है तो है, लेकिन बच्चा बच्चा गलत भी कर देता है, ये भी तो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सी राइट्स वेरी व्यू केयरफुल, यानी वो कह रहा है कि वो लिखती तो है लेकिन कैसे लिखती है? बहुत ही केयरफुल तरीके से लिखती है। तो भैया यहाँ पर देखना है, तो केयरफुल तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्रोनाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये तो गलत हो गया भैया, क्या करो? केयरफुल को भैया क्या करना है? केयरफुली कर देना है, क्योंकि एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाएगा। यानी वो लिखती तो है लेकिन बहुत केयरफुली तरीके से लिखती है, मैनर बता रही है उसका लिखने का। तो यहाँ पर केयरफुली क्या है? किसको मॉडिफाई कर रही है? वर्ब को। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? केयरफुली इज एन एडजेक्टिव, अब ये विच कैन नॉट मॉडिफाई द वर्ब एडवर्ब, ठीक है? सही है। केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब है, मस्ट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव केयरफुल, ठीक है? ओके, समझ लिया पहले से। आगे क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। यहाँ पर 55 नंबर में कह रहा है कि
टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, या जब आपका टू लगा हो तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा है भैया, जितनी रिक्वायर्ड थी ना उससे कहीं ज़्यादा है। एंड इट इज़ यूज्ड इन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, और अनप्लीजेंट मतलब ऐसे यूज की जाती है जैसे ये क्या अनप्लीजेंट हो। सो वी कैन नॉट यूज टू ग्लैड, तो हम टू ग्लैड नहीं कह सकते, टू हैप्पी नहीं कह सकते, टू प्लीजेंट नहीं कह सकते, टू हेल्थी नहीं कह सकते। इसका मतलब टू ग्लैड इतना ज़्यादा खुश जितना नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा हैप्पी इतना नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा प्लीजेंट इतना नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा हेल्दी इतना नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्पल में आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं इतना खुश हूँ तुमसे मिलने के लिए जितना नहीं होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसको इनकरेक्ट मान लेना। ठीक है, आगे देखिए। आगे के जो हमारा 56 नंबर रूल नंबर है, तो इसमें क्या कह रहा है कि सेंटेंस विच इज यूज विच इज बेस्ड ऑन टू, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बेस्ड होते हैं टू पर, यानी यहाँ पर आपका टू लगा होगा, इसके बाद कुछ और होगा, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगा होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट वी कैन नॉट रिप्लेस टू विद सो दैट, तो हम इसको सो दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी रिप्लेस टू विद सो, यदि हम टू को रिप्लेस करते हैं सो दैट से, टू आल्सो मस्ट बी रिप्लेस विद कैन नॉट, तो हमको क्या करना चाहिए, यदि हम टू को सो से रिप्लेस कर रहे हैं तो भैया जो टू है ना बाद वाला उसको कैन नॉट से रिप्लेस करना चाहिए। वो कैसे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक, वो कह रहा है कि वो इतना क्या है, वीक है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी ये गलत है भाई, ये क्या है, कहना गलत है। यहाँ पर टू लगा है, यहाँ पर सो दैट लगा दिया, गलत। यहाँ पर क्या बताया गया, टू और टू होगा, तो यहाँ पर सो दैट की जगह पर क्या होना चाहिए था, टू वॉक होना चाहिए था, कैन नॉट भी नहीं होना चाहिए था। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ये करेक्ट है। अगर हमें ऐसा बनाना है तो क्या कर देंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये रिमूवल टू वाले हमारे सेंटेंस होते हैं जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 57 नंबर रूल नंबर में है जो उसमें कह रहा है कि मच टू इज फॉलोड बाई अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। मच टू जो है ना अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है, वेयर टू मच इज यूज फॉलोड बाई नाउन, और जो टू मच है, ठीक है, टू मच ये किसके साथ यूज किया जाता है, यानी जब आपका टू मच लगा हुआ। ठीक है, ये देखिए टू मच होगा तो ये नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, और जब आपका मच टू हो, क्या हो, मच टू हो, तो इसके बाद क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर देखिए मच टू प्लस अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, टू मच प्लस नाउन। ठीक है, इतना याद रखिए। जैसे हिज फेलोर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, टू मच किसके साथ आएगा, नाउन, और यहाँ पर टू मच लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या है, पेनफुल एडजेक्टिव है, तो ये गलत, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर नाउन होना चाहिए था। तो यहाँ पर हिज फेलोर इज मच टू पेनफुल फॉर मी, यानी उसका जो फेलोर है उसका फेल होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। याद रखना ये वाला बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले। ठीक है, क्या मच टू होगा तो किसके साथ होगा, मच टू, टू बाद में आए तो एडजेक्टिव आएगा, टू पहले आए तो नाउन आएगा। ठीक है, इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन, कह रहा है कि उसका जो वाइफ का बिहेवियर है ना वो उसे ज़्यादा पेन देता है। पेन नाउन है, मच टू तो हमारा एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, गलत। हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन, तो पेन नाउन है, टू मच सही है इसके साथ। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर, क्वाइट को और ऑल को साथ साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाइट का मतलब भी बिल्कुल होता है, ऑल का भी मतलब बिल्कुल होता है। कैसे, जैसे ही इज क्वाइट ऑल राइट, यानी वो बिल्कुल पूरा सही है, गलत। ही इज क्वाइट राइट हो जाएगा, या फिर ही इज ऑल राइट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये नहीं यूज करना है, आपको ये यूज करना है। ठीक है, आगे देखिए। 59 नंबर में क्या कह रहा है, कि ए एन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और रादर प्लस ए प्लस एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ए या फिर एन और फेयरली को यूज करिए, प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, प्लस नाउन भी हो सकता है, या फिर रादर ए प्लस एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल अ फेयरली गुड बुक। ठीक है, ये हो सकती है। रादर आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये हो सकता है। मतलब फेयरली के पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है, और रादर के बाद आपको
रादर के बाद आपको ए का प्रयोग करना है या फिर एन का प्रयोग करना है, ठीक है? ये कह रहा है। रेयरली के बाद में यूज़ करना है आर्टिकल को और फेयरली के पहले यूज़ करना है। जैसे वी कैन नॉट यूज़ प्लीजेंट एडजेक्टिव विद रादर, क्योंकि रादर जो है इसके साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ अनप्लीजेंट का एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, लेकिन फेयरली के साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में नीचे दिया गया है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि इट वाज़ अ रादर गुड बुक, यानी कह रहा है कि यह मुश्किल से ये अच्छी बुक थी। भैया गुड बुक थी तो यहाँ पर रादर क्यों यूज़ किया? यहाँ तो फेयरली का यूज़ करिए। किसका यूज़ करिए? फेयरली का यूज़ करिए। ये देखिए आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छा आपकी क्लास है ये आपके लिए। तो इट वाज़ अ फेयरली गुड बुक ये हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, एनफ व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब इज प्रीसीडेड बाय अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब। कह रहा है कि जब आपका एडवर्ब जो है ना, आपका एडवर्ब यूज किया जाए किसकी तरह? एक एडवर्ब की तरह, तब ये क्या हो जाएगा? ये प्रीसीडेड किया जाएगा किसकी? पॉजिटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद। मतलब ये कह रहा है कि जब आपका जो एनफ है एडवर्ब की तरह यूज किया जाए तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब ये पॉजिटिव डिग्री में होंगे तो इसके बाद एनएफ आएगा यहाँ पर। अगर आपका एनएफ आगे एनएफ आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो यहाँ पर एनएफ होगा प्लस यहाँ पर नाउन होगा, ये होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज ग्रेटर एनफ टू पार्डन यू, यानी वो वास्तव में क्या था? यानी ही इज ग्रेटर एनफ, तो ग्रेटर एनफ क्या था? मतलब टू पार्डन यू, यानी वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में क्या था? ग्रेट, महान था तुम्हें पार्डन करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ही इज ग्रेटर एनफ, तो यहाँ पर क्या बताया गया? पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा। तो यहाँ पर भैया ये तो क्या है? कंपेरेटिव, ये नहीं होगा। ही इज ग्रेट एनफ, तो ये वाला सही है, ठीक है? ये वाला गलत। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि टू नेगेटिव कैंसिल कैंसिल ईच अदर। कह रहा है कि टू नेगेटिव्स कैंसिल ईच अदर, hence two negatives should not be used in the same sentence unless we make an affirmative। वो कह रहा है कि दो नेगेटिव सेंटेंस एक साथ नहीं यूज किए जा सकते हैं जब तक हम उनको अलग अलग अफर्मेशन में नहीं करें। जैसे लिखा आई हैव नॉट गॉन नन, आई हैव नॉट गॉन नन, आई हैव नॉट गोट नन, आई हैव नॉट गोट नन। कुछ नॉट यहाँ पर भी लगा है, नन ही गलत भाई। क्या करेंगे? आई हैव नॉट गोट एनी, मैंने कुछ भी नहीं पाया, ठीक है? ये सही हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है? तो फ्रेंड देखिए आज की वीडियो में हमने लगभग 61 जो गोल्डन रूल हैं वो कवर कर लिए हैं। कितने? 61, ठीक है? 61 कवर कर लिए हैं। अब हमें 39 जो गोल्डन रूल हैं वो हमें अब और कवर करने हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है? तो आपको देखने में थोड़ी बोरिंग लगेगी, तो इसीलिए हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। कितने बच्चे हमारे पास? 39 गोल्डन रूल बच्चे हैं, ठीक है? उनको कवर करेंगे। फिर इसी के ऊपर हम एक को एमसीक्यू लेकर आएँगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो हमारी क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो फ्रेंड ये वीडियो आप पूरी तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और इसका आने वाला पार्ट 2 भी देखिएगा जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, आपको 100 के 100 रूल आपकी मुट्ठी में हो जाएँ। क्योंकि इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड वेट करिए अगली वीडियो का और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो, ठीक है? आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो कम से कम आप एक व्यक्ति को ज़रूर सेंड करें जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।